राक्षी, लीजा, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आ रही है। मेरी जी आवाज आ सर। रही है ठीक से? जी सर। अच्छा, ठीक है। तो मैं शंभुदयाल अग्रवाल आप सभी का इग्नू के एमएसडी प्री के पाठ्यक्रम की कक्षा में स्वागत करता हूं। कल हम लोग रेणुका महिला अंचल जो उपन्यास है उसका अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने आपको लेखक परिचय और आंचलिक उपन्यास की परिभाषा, आंचलिक उपन्यास के तत्व, आंचलिक उपन्यास की परंपरा, देश विदेश के आंचलिक उपन्यासकारों के नाम और कुछ रचनाएं, इन सब के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की थी। और उपन्यास की शुरुआत में जो भूमिका लिखी है लेखक ने, फणीश्वर नाथ रेणु ने, उसमें आंचलिक उपन्यास, इस उपन्यास को आंचलिक उपन्यास का नाम देते हुए उन्होंने जोर देकर कहा है कि यह उपन्यास जो है आंचलिक उपन्यास है और इसमें धूल भी है, फूल भी है, चंदन भी है, बदबू भी है। हाँ, मैं किसी से बचकर नहीं निकल सका। बचकर नहीं निकल सका कहने का मतलब है कि उन्होंने वह गांव, मेरीगंज गांव जैसा है, जस का तस उसका वर्णन किया है। उसमें कोई उलटफेर संशोधन नहीं किया है कि गांव की बदनामी हो जाएगी या कुछ होगा, यह अश्लील है, यह अश्लील है। हाँ, यह बात मैं कैसे लिखूं, इस बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा और बिल्कुल यथार्थपरक प्रस्तुति उन्होंने कर दी है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि महिला अंचल जो शीर्षक है, इस उपन्यास का शीर्षक महिला अंचल उन्होंने क्यों रखा, थोड़ा सा आपको उसकी याद ताजा करवा देता हूं। उन्होंने इसका शीर्षक महिला अंचल क्यों रखा? क्योंकि आंचल जो है मां का आंचल है, मैंने आपको बताया था। कौन बोलेगा? आप लोगों में से कोई बोल सकता है? कुछ याद है कल मैंने क्या कहा था? रूपाली बोलोगी क्या? शुभश्री? सर मैं कल क्लास में नहीं थी सर। हाँ, अच्छा, लीजा बोलेगी? लीजा? जी सर। इस उपन्यास का नाम महिला अंचल क्यों रखा? जिस प्रकार माँ के आंचल में बच्चे बड़े होते हैं, उसी प्रकार मातृभूमि के आंचल में भी मातृभूमि के आंचल यानी प्राकृतिक परिवेश में बच्चे बड़े होते हैं। प्राकृतिक चीजों से, उनके भौगोलिक स्थिति से बच्चे बड़े होते हैं और मातृभूमि के आंचल को पवित्र माना जाता है।
उसीलिए वो अपने आंचल मातृभूमि के आंचल को लेकर महिला आंचल लिखा है। महिला क्यों लिखा? आंचल तो पवित्र होता है। शुभश्री, जी सर। बताओ महिला क्यों लिखा? माँ का आंचल ठीक है, लेकिन आंचल महिला है, क्यों लिखा? पवित्र आंचल क्यों नहीं लिखा? जैसे पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल लिखते हैं वो लोग, हाँ, वो भी ये भी लिखते पवित्र आंचल, महिला क्यों लिखा? साहित्यकार का सरोकार हमेशा धर्म और जीवन मूल्यों से होता है। हर साहित्यकार अपनी रचना में मूल्यों की स्थापना करना चाहता है, और वह, इस बात को ध्यान से सुनिए और लिखिए, रचनाकार तभी लिखता है जब उसे मूल्यों में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है, कुछ गड़बड़ दिखाई देता है, जीवन मूल्यों में कुछ उलट पुलट दिखाई देता है, तभी वह लिखने के लिए उसी से उसको प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ मेरीगंज की जो स्थिति है, जो कबीर पंथी मठ है, कबीरदास पवित्र जीवन यापन करने को कहते थे, परोपकार की भावना से प्रेरित होते थे, अपने भक्तों को कहते थे कि धर्म का मार्ग अनुसरण करो। धर्म का अर्थ है, मैंने आपको बताया था, विवेक का आदेश, ठीक है ना। तो उन्होंने कबीर के नाम से जो मठ है, वहाँ वह महंत जो है वह लड़ झगड़ कर, मुकदमा लड़कर एक अनाथ बच्ची का जिम्मा ले लेता है, और उस अनाथ बच्ची को, अबोध बच्ची, अनाथ तो है लेकिन छोटी सी बच्ची है, 7-8 साल 10 साल की, तो उससे वह यौन शोषण करता है उसको, और उसको वो रात रात रोती है। आपका पृष्ठ 16 पर, या किसने, मैंने बताया था कल, हाँ, पृष्ठ 16 पर बीचों बीच, हाँ, यादव टोली का किशन वह वर्णन करता है लक्ष्मी का कि वह दूध के लिए जाती है, तो उसकी आंखें रात भर रो रो के, इतनी बड़ी बड़ी होकर के, हैं, कदम का फूल, जिस तरह से कदम्ब का फूल देखा है ना, एक बड़ा गोला होता है लाल, उस तरह से उसकी आंखें फुली हुई होती हैं। तो इस तरह से उसको नोच छोट उससे करता है वो, और बाद में वो अंधा हो जाता है और मर भी जाता है। लेकिन वह जो है, उसके बाद उसकी नज़र, अगला महंत जो है रामदास, उस पर पड़ती, उसकी नज़र है उस पर। एक और है जो गांव का नेता है बालदेव, उसकी भी नज़र है, और बालदेव से लक्ष्मी भी प्रभावित है। तो उस गांव में मूल्यों के नाम पर कुछ भी नहीं है, कोई नैतिकता का प्रदर्शन नहीं करता है। जात पात का ये हाल है कि महंत ने जब भंडारा लगवाया, गांव में अस्पताल खुला, डॉक्टर प्रशांत आए, तो उसकी खुशी में उसने भंडारा खोला गांव वालों के लिए। तो जो गांव वाले
लक्ष्मी के साथ उसके दुर्व्यवहार के कारण उससे घृणा करते थे मन ही मन। वह जलेबी पूड़ी, हाँ, गांव वालों ने कभी जलेबी पूड़ियां नहीं खाई थी, इतने गरीब थे। और खीर, उस जलेबी पूड़ी खीर के स्वाद में उनकी घृणा जो है सेवादास महंत के प्रति, वह घृणा बह गई, उनके मन से वो भावना दूर हो गई। और जो प्रशांत डॉक्टर आता है, गांव में आते ही उससे पूछा जाता है तुम्हारी जाति क्या है। मतलब, अच्छा, जो भंडारा के बारे में बोल रहा था, भंडारा जब होता है तो पूरे का पूरा गांव खाएगा। तो गांव में छोटी जाति के हैं लोग, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, कायस्थ हैं, ठीक है, तो सबकी अलग अलग पंक्तियां बनती हैं भोजन के लिए। और हरिजनों का बनाया हुआ कोई नहीं खाएगा। इस तरह से भंडारा में जातिवाद का, आपने कभी देखा है ऐसा जातिवाद का नजारा? आज के जमाने में देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? हमने देखा है। हम ग्राम संगठन करते थे तो हम लोगों ने ये क्या कहते हैं, जन्माष्टमी, गोपाष्टमी का आयोजन किया। गोपाष्टमी के अवसर पर आसपास के 20 गांवों के लोगों को इकट्ठा करके हमने कार्यक्रम करवाया और नाम यज्ञ हुआ। और जो भंडारा हुआ उसमें उसकी जो क्या सभा बैठी, 20 गांवों के प्रतिनिधि आए थे। वहां लोग अड़ गए कि जो कलश यात्रा निकलेगी वो हरिजनों की अलग निकलेगी, सवर्णों की अलग निकलेगी। और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने हामी भर दी। तो मैंने बाद में उनसे, मुझे बोला गया था कि आप चुप रहेंगे। सभा से पहले मुझे आदेश दिया गया कि आप बीच में नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, पूरी सभा में सिर्फ बैठेंगे दर्शक बनकर। उन्हें पता था कि मैं कुछ बोल दूंगा। तो जब ऐसी व्यवस्था हुई, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने ऐसी व्यवस्था क्यों करवाई? तो बोले कि आप नहीं जानते हैं, इन गांव वालों को संगठित करना है तो एक झटके में सारा काम नहीं हो सकता। पहले वे आए तो सही हमारे साथ, वही जातिवाद को लेकर ही चाहे, लेकिन वो आए, हमारे साथ बैठे, हमसे बातचीत करें। धीरे धीरे 2-3 साल में यह कलश यात्रा और उनकी जो पंक्ति भोजन, तो सब कुछ एक साथ हो जाएगा और हरिजन लोग पकाएंगे, सबको ही खाएंगे। लेकिन 2-3 साल तक धीरज रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं कूटनीति क्या है? तो मैंने कहा धन्य है आप, आपकी दृष्टि जो है, अब शुरू से ही अगर जातिवाद पर आप बढ़ जाएंगे तो संगठन गड़बड़ हो जाएगा। तो महंत सेवादास के भंडारे में ऐसी बात हुई। तो इस गांव में जातिवाद चरम पर है, नारी का सम्मान नहीं है, नैतिकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है, अश्लीलता भरी हुई है बात बात में। इसलिए माँ का जो जन्मभूमि, माता जो मेरीगंज गांव का आंचल मैला है, वो पवित्र नहीं है, मैला है। वो लेखक के लिए सम्मान का चिन्ह है। लेखक के मन में मां के आंचल के प्रति मोह प्रबल है।
लेकिन वह आंचल जो है, मैला है, उसको साफ करने की जरूरत है। इसलिए इस उपन्यास का नाम मैला आंचल दिया गया। मैंने बताया था, आप लोग भूल गए। आप लिखते क्यों नहीं? जो कुछ मैंने बोला, जो बताता हूं कक्षा में, उसको थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाएंगे। जल्दी जल्दी में थोड़ा थोड़ा 2-4 शब्द भी लिख देंगे, पूरा वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है। महिला आंचल शीर्षक है जातिवाद, शबादास महंत का भंडारा, अश्लीलता। इस तरह से 4-5 शब्द नहीं लिख सकते क्या? कक्षा के बाद उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा, फिर उसको बढ़िया से नोट्स बना लेंगे। ऐसे पढ़ाई होती है। ठीक है, तो महिला आंचल शीर्षक क्यों हुआ, समझ में आ गया कि नहीं? समझा कि नहीं लीजा? जी सर। उपमा बिटिया, उपमा शुक्ला, प्राची, जी सर। समझ में आ गया ना? जी। आप इस पर 2 पन्ने लिख सकते हैं कि नहीं? मैंने लिख सकते हैं सर। हाँ, मैंने ऊपर ऊपर से कहा, आप लोगों को किताब से 2-4 उदाहरण ढूंढना है। जैसे मैंने एक उदाहरण ढूंढा, कौन सा? शिवादास महंत का भंडारा। भंडारे पर तो आप आधा पौन पौन पृष्ठ लिख देंगे। ठीक है, फिर डॉक्टर प्रशांत आता है तो उसकी जाति पूछी जाती है। हाँ, वह कहता है कि मेरी जाति है डॉक्टर, और प्रशांत अनाथ बच्चा है, उसको वो नदी से, कौन सी नदी है वो, हाँ, वो नदी से वो बच्चा मिला उपाध्याय परिवार को, और उपाध्याय परिवार ने उसको दे दिया दूसरे परिवार को। मैं नाम बताता हूं, ठीक है? तो उन्होंने पाल पोस कर बच्चे को बड़ा किया, डॉक्टर बनर्जी। तो उसकी जाति कहां से आएगी जब माता पिता का पता ही नहीं है? ठीक है, उसी तरह से उस गांव में और एक समाज सेवी हैं, 1.5 हाथ का आदमी है, वो नाटा बौना आदमी, वो भी अनाथी है, उसकी जाति पाति का कुछ पता ही नहीं। तो इंसान जो है वो ईश्वर की संतान है, उसको वर्गीकरण करना जाति वाति अगड़म बगड़म के रूप में, यह सब जो सियासी लोगों की चाल है, लोगों को बांट कर रखना ताकि वो एकजुट ना होने पाए, और ये अपना जो भ्रष्टाचार का खेल वो खेलते रहें। ठीक है, अच्छा, अभी आप लिखिए, महिला अंचल का पात्र परिचय लिखिए। महिला अंचल का नायक है मेरीगंज गांव। ठीक है, कोई नायक नायिका इसमें है नहीं। इसमें कई पुरुष पात्र हैं, कई स्त्री पात्र हैं, सबकी भूमिका अहम है। किसी नायक नायिका के चारों इर्द गिर्द कहानी कथानक नहीं है। तो आप लोग लिख लीजिए, मैं कुछ पात्रों का परिचय आपको दूंगा, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो डॉक्टर प्रशांत, आप इनको नायक समझ सकते हैं इस उपन्यास का, क्योंकि यह एक आदर्शवादी व्यक्ति हैं, और गांवों में जो झूठ, प्रपंच, जातिवाद, घृणा, गंदगी, गंदगी मतलब सामग्री की गंदगी नहीं, मानसिक गंदगी,
मठ में जो भ्रष्टाचार ये सब कुछ है तो वो साफ करने का प्रयास करते हैं। तो इनको हम लोग मान सकते हैं डॉक्टर प्रशांत। तो कोसी नदी से एक बच्चा मिला उपाध्याय परिवार को। उसे उन्होंने डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी की पत्नी, उनका नाम है स्नेहमयी जो है वो उनका विशेषण नहीं है, उनका स्वभाव नहीं है, उनका नाम है स्नेहमयी। उन्होंने पाला और वो उन्होंने डॉक्टर बनाया उसको। तो यह लड़का 1942 में जन आंदोलन में शामिल हुआ और जेल भेज दिया गया। 1946 में आपको पता होगा कि हर प्रांतों में सरकारें बनी थी, देशी सरकारें, मतलब बागडोर अंग्रेजों के हाथ में था। लेकिन 1946 तो क्या, बहुत पहले से ये सब चल रहा था। स्वायत्त शासन की व्यवस्था इत्यादि इत्यादि बहुत प्रकार का, इतिहास में अभी नहीं जाएंगे। तो 1946 में जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये जो राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। 47 में देश आजाद हुआ, लेकिन उससे पहले कुछ चल रहा था। तो आजाद हुआ तो उसने कहीं विदेश में जा करके अपनी कमाई पर ध्यान देने की बजाय उसने मेरीगंज गांव जो है वहां पर अस्पताल खोलकर लोगों की सेवा करनी चाहिए उसने, ठीक है। और वहां पर उन्होंने मलेरिया रिसर्च सेंटर खोला है। मलेरिया रिसर्च सेंटर खोलने में जो गांव का समाज सेवी है कांग्रेसी बालदेव, उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने उनके साथ मिलकर ये किया गया है। तो बालदेव ने पुलिस थाने में भी इत्तला दी है। उस समय ऐसा था कि कोई भी बाहर का आदमी गांव में आता है तो लोग डर जाते थे, उसका विरोध करते थे, बहुत प्रकार की समस्याएं थी। तो इसलिए गांव में पुलिस भी आई। मलेरिया रिसर्च सेंटर खोलते समय कोई परेशान न करे, बाधा न दे, उसके लिए पुलिस भी आई। और तो लोगों ने सोचा कि पुलिस किस लिए आई है गांव में, पहले तो कभी नहीं आई। तो उन्होंने सोचा कि ये बालदेव जो है ये स्वदेशी की बात करता है, स्वाधीनता की बात करता है, इसी के कारण हमारे गांव में पुलिस आई है। तो कहीं पुलिस गांव वालों को परेशान ना करे, ठीक है। गांव वाले मिलकर जाकर बालदेव को पकड़ कर ले आते हैं। बालदेव को पकड़ कर ले आते हैं और बोलते हैं कि यही है बदमाश हमारे गांव में। बालदेव को पकड़ कर ले जाए पुलिस तो गांव वालों को परेशान नहीं करेगी। तो पुलिस के साथ उनका जो क्लर्क आया है, सरकारी क्लर्क, वह पहले कांग्रेस कार्यकर्ता था। तो कांग्रेस के दफ्तर में वो किरानी था। किरानी शब्द हिंदी में भी है, उड़िया में भी है किरानी, हिंदी में किरानी। तो वो बालदेव को जानता था। उसने बालदेव की बहुत प्रशंसा की। तब लोगों ने बालदेव को छोड़ दिया और बालदेव के भक्त बन गए। तो वहां
ये जो डॉक्टर प्रशांत मलेरिया रिसर्च सेंटर खोलता है। ठीक है, अच्छा, उसका गांव का जो, अच्छा उसको बाद में बताऊंगा। डॉक्टर की एक सहेली है डॉक्टर ममता, वो मेरीगंज की नहीं है। डॉक्टर का निवास स्थान जहाँ था वहाँ वो है, उसको छोड़ने के लिए आती है, विदा करने के लिए। तो ये लोग अंग्रेजी लंदन से पढ़े हुए डॉक्टर हैं। उस समय भारत में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। तो वह लड़की बाबा विश्वनाथ का प्रसाद देकर उसको विदा करती है कि हाँ, बाबा विश्वनाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो यहाँ बाकी उपन्यास के अंदर उसका कोई जिक्र होगा, लेकिन शुरू में थोड़ा थोड़ा सा जिक्र डॉक्टर ममता का है। तो यहाँ लेखक दर्शाना चाहता है कि भारतीय लोग चाहे कितने भी अंग्रेजियत से रंग जाएं, लेकिन अपनी जो संस्कृति है उस संस्कृति की का प्रभाव उस पर अवश्य बना रहता है। तो डॉक्टर प्रशांत गांव में ही जो मेरीगंज में आता है, तो उसका पहला मरीज जो है वो एक लड़की है। उस गांव में एक तहसीलदार है। अब तहसीलदार का नाम क्या है? विश्वनाथ विश्वनाथ प्रसाद। गांव वाले तहसीलदार किसको कहते हैं? जो जमीन का नाप जोख करता है उसको तहसीलदार बोल देते हैं। आज भी यह है गांव में, देहातों में, जो तहसील ऑफिस का कोई किरानी भी अगर रह जाता है मकान बनाकर, उसको तहसीलदार तहसीलदार सब कोई कहते हैं। मैंने देखा है आमपानी नाम का एक गांव है, कहाँ, कलाहांडी में। मैं बहुत घुमा हूँ, चारों तरफ घूम घूम के काम किया है। तो वहाँ एक तहसीलदार है, जबकि वो तहसीलदार नहीं है, और वो अमीन, जो नाप जोख करते हैं जमीन, अमीन का काम करते हैं। तो ये तहसीलदार जो है उनकी एक इकलौती बेटी है कमला। तो कमला जवान है, उसकी 3-4 शादियां तय हुई। लड़के आए और उन्हें बात पक्की हो गई, लेकिन किन्हीं कारणों से फिर टूट गई। तो ऐसी स्थिति में अभी वो लड़की इतनी बदनाम हो चुकी है कि पता नहीं क्यों इसमें कुछ नुक्स है शायद, जिसके कारण इसके लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा, कोई शादी नहीं कर रहा। तो अभी और कोई लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं। तो उसके मन पर बहुत बड़ा एक मानसिक चोट लगती है उसको, और वो विक्षिप्त सी हो जाती है। और क्या कहते हैं, लोग उसको पकड़ कर लाते हैं प्रशांत के पास। तो प्रशांत उसका इलाज करता है। वो समझ जाता है उसका इतिहास। ये नियम है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी कमाई कितनी है, क्या काम करते हैं, परिवार में कौन कौन है, कहाँ रहते हैं आप, वो सब कुछ पूछते हैं। उससे वो निष्कर्ष निकालते हैं कि इसकी बीमारी के पीछे कोई मानसिक कारण या आर्थिक कारण या और कोई कारण तो नहीं है। तो वो समझ जाते हैं प्रशांत, और उसका इलाज वो कैसे करते हैं? रेडियो संगीत सुनाते हैं उसको, प्रेम संगीत सुनाते हैं। और कुछ ही दिनों में धीरे 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 ये प्रशांत के प्रेम पूर्ण व्यवहार से उसके मन में जो एक कुंठा बैठ गई थी वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। लेकिन दोनों में उस मरीज को ठीक करने के चक्कर में प्रशांत को भी उस लड़की से प्रेम हो जाता है, और उनमें शारीरिक संपर्क भी होता है।
और वह लड़की बिन ब्याहे ही मां बन जाती है, बच्चे को जन्म देती है वो। तो इस बात को, और सेवादास ने जो लक्ष्मी को रख रखा है दासी बनाकर, उस बात को, या और भी कई प्रसंग हैं इसमें। तो गांवों में, देहातों में अक्सर क्या होता है, प्रेम प्रसंगों में थोड़ी सी उन्मुक्तता अवश्य होती है। बचपन में बच्चे मेल जोल करते हैं आपस में, कहीं कुछ कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता है, पता चलता है तब भी लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। शहरों में ऐसा नहीं है। कई बार लड़की बदनाम हो जाएगी सोचकर लोग चुप्पी साध लेते हैं, उसको जाने देते हैं बात को। लेकिन नैतिकता का स्खलन तो है। नैतिकता की परिभाषा रेणु के अनुसार, यदि किसी संबंध से किसी का कोई नुकसान नहीं होता और दोनों खुश हैं, तो वह पाप नहीं है, गलत नहीं है। यह नीति जो है ये देहातों में अक्सर देखी जाती है। तो मैंने कमला के बारे में कह दिया। फिर महंत सेवादास, इसके बारे में तो हमने कहा ही है कि वो कबीरपंथी मठ का महंत है और बेटी की तरह पालूंगा कहकर लड़ाई झगड़ा और मुकदमा करके अबोध बालिका लक्ष्मी को मठ में लाता है, उसे दासी बनाकर रखता है और यौन शोषण करता है। पृष्ठ 16 पर उसका वर्णन है, बीचों बीच नोट करते जाइए। वह वर्णन इटैलिक्स में लिखा है, हिंदी अक्षर को इटैलिक्स कर दिया गया है। लेकिन बाद में वो अंधा हो जाता है। गांव वाले बोलते हैं कि ये अबोध बालिका से ऐसा ऐसा कुकर्म करता था इसलिए अंधा हो गया, ईश्वर ने दंड दिया है, और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वह सेवादास जो गांव में अस्पताल खुलने का जो चलता है, वो एक दिन कहता है कि मैंने सपने में देखा कि गांव में अस्पताल खुलेगा और किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, जो बीमारियां हैं वो भाग जाएगी। हाँ, उस खुशी में उसने भंडारा दिया। उस समय प्रशांत नहीं आए थे, मतलब बहुत पहले हो सकता है कि बालदेव से उसकी गुफ्तगू हुई होगी और उसको सब स्वप्न आया है ईश्वर का, ऐसा बोलकर उसने प्रकट किया होगा। तो भंडारे में क्या क्या हुआ मैंने आपको बताया, उसका वर्णन आपकी किताब में, भंडारे का वर्णन ये देखो, पृष्ठ 14 पर 8.4.1 8.4.1 पृष्ठ 14 पर पहला अनुच्छेद जो है, ठीक है, उसमें यह सब वर्णन है पूड़ी जलेबी वगैरह के बारे में। हाँ, ये सब सेवादास के बारे में आप लोग लिखेंगे। और गांव का महिला अंचल के बारे में जब लिखेंगे, अगर शीर्षक के बारे में लिखते हैं तब भी यह प्रसंग आपको लिखना है। अंचल महिला क्यों है, ठीक है।
फिर उसके बाद रामदास जो है वो है सेवादास का चेला। अब चेला जब सेवादास का देहांत हो जाता है तो महंती के लिए लड़ाई होती है मठ में, और दो कारण हैं लड़ाई क्यों होती है। एक है मठ के नाम पर बहुत बड़ी संपत्ति है, खेत, ठीक है। तो खेत जो है कितना बीघा, मैं आपको कुछ संख्या बताऊंगा। ये देखिए पृष्ठ संख्या 29, 29 में 1, 2 तीसरा अनुच्छेद, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद जो है उसके आधे से लेकर, हाँ, किसी के पास किताब है, पढ़ोगे क्या? किताब है किसके पास? जी सर, मेरे पास है सर। है, पढ़ो पढ़ो तो पृष्ठ 29 ये पर। डेरे के भीतर ना, हाँ, डेरे के भीतर की गंदगी वो ना। पृष्ठ 29 पर ये जो खंड खंड 3 खंड है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों को पता चल जाए कहां पर है। दूसरे अनुच्छेद में देखिए, गांव का डेरा 1, 2, 3 चौथी पंक्ति के अंत में शुरू होता है दूसरे अनुच्छेद का। गांव का डेरा कबीर पंथियों का डेरा है जो कबीर के विचारों का प्रतिरूप होना चाहिए, लेकिन ये डेरे संपत्ति के खेल और महंतों की विकृतियों की पूर्ति का माध्यम बन जाते हैं। पहले डेरे का महंत सेवादास अबोध बालिका लक्ष्मी को डेरे पर पढ़ाने लिखाने और पालन पोषण करने के लिए लाया था, लेकिन उसकी किशोरावस्था आते ही उसका दैहिक शोषण करने लगता है। सेवादास का चेला रामदास भी कम नहीं, यहाँ तक कि बसुमतिया मठ के महंत से लक्ष्मी को लेकर सेवादास के लड़ाई झगड़े और मुकदमेबाजी तक होती है। एक दूसरा मठ भी है वहां पर, बसुमतिया मठ। तो बसुमतिया मठ का जो महंत है वो मामला दर्ज कर देता है इस पर। इस तरह से कुछ इसमें पूरा उपन्यास तो हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। किसी ने मुझे पूछा था, शुभश्री ने पूछा था या किसने पूछा था कैसे पढ़ना है, व्यक्तिगत रूप से मुझे लिखकर किसने पूछा था? जी सर, मैंने। शुभश्री, तो मैं बताऊंगा अभी। जी हाँ, सर। थोड़ा पूछ लेना मुझे। हाँ, मैं आज बताऊंगा। आज मेरी अंतिम कक्षा है। कल से दूसरे गुरुजी लेंगे, क्या नाम है उनका, डॉक्टर अभिषेक शर्मा, रेवेंसा कॉलेज के एचओडी हैं, ठीक है, हिंदी विभाग के। बहुत ज्ञानी विद्वान आदमी हैं, ठीक है। वो थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, आप लोगों को ध्यान से सुनना है, और बोलते हुए समाधिस्थ हो जाते हैं। आप कुछ पूछेंगे तो उनको सुना नहीं देगा शायद, वो इतना भाव विह्वल हो जाते हैं, ठीक है। मैं तो थोड़ा धीरे से कह लेता हूँ, देखना। हाँ, मुझे बताना कैसे क्या होता है। तो ये फिर उसके बाद देखिए अगले अनुच्छेद में डेरे के भीतर की गंदगी और भी अधिक उभर कर सामने आती है। महंत सेवादास के मरने के बाद
हाँ, इस मठ की गद्दी के लिए संघर्ष होता है। रामदास 15 साल पहले खंजनी बजाने के लिए आया था। खंजनी जानते हैं ना किसको बोलते हैं? जब उड़िया में खंजनी बोलते हैं, तो भजन कीर्तन करते जी सर समय, पता है। ठीक है ना, वो गिन्नी को क्या बोलते हैं? जो उड़िया में गिन्नी बोलते हैं उसी को खंजनी बोलते हैं शायद, या वो झुमका। चलो, तो भजन कीर्तन में तो वो गिन्नी का ही उपयोग होता है। खैर, वो अनपढ़ है और वो खंजनी बजाने के लिए आया था, और उसका काम था भजन कीर्तन होगा तो वो बैठ के वो खंजनी बजाएगा। आपने मठ में कहीं देखा है? किसी मठ में जाकर देखा है कैसे काम होता है? हाँ, जी सर देखा है। देखा है? जी सर। वो एक कमरे में भजन कीर्तन लगातार चलता रहेगा, और ढोल और मृदंग और जो खंजनी, हाँ, ये 2-4 वाद्य होंगे, और उसके ताल पर वो हरे राम हरे कृष्ण या कुछ भी उनका जो मंत्र होगा उसी को जाप करते रहेंगे, और उसमें महंत नहीं बैठेगा। जैसे दुकानों में मालिक कैश पर बैठता है, वो कुछ काम नहीं करता, काम करने वाले सब लोग होते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से मठों में भी वही हाल है। महंत का पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं, वो नहा धो के बैठ जाएगा, पूजा पाठ सवेरे शाम को तो करता ही है, बड़े धूमधाम से करेगा, लेकिन उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। और फिर बैठ जाएगा कुर्सी डाल के बाहर सिंहासन पर, पांव रख दिए जाएंगे एक पाटे पर, भक्त आके उसको चरण धो के चरणोदक लेंगे। और दूर दराज से भक्त आए होंगे, उनको तुरंत दर्शन करने के लिए नहीं मिलेगा, वो अतिथि गृह में रहेंगे, सुबह आएंगे, शिष्य जो है क्या क्या वो लाए हैं, क्या उपहार, उसके आधार पर कौन पहले दर्शन पाएगा कौन बाद में, वैसे सब आएंगे, ठीक है, और चरणोदक लेंगे और उपहार भेंट करेंगे, और महंत को माला पहनाएंगे। मैंने देखा है एक, कहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है, तो मठ में ये जो आया था रामदास खंजनी बनाने में आया था, लेकिन एक दूसरा आदमी है लरसिंह दास, लरसिंह दास, ठीक है। लरसिंह दास जो है वो खेतों की देखभाल करता है। कितना खेत है? 900 बीघा, 900 बीघा जमीन है मठ में, मठ के। तो जो महंत होगा वो सिर्फ महंत थोड़ी ही है, 900 बीघा जमीन का मालिक है। उसकी जो खेती होती है वो तो एक बहुत बड़ा जमींदार जैसा है। तो जो महंत होगा वो तो मालामाल हो जाएगा। इसलिए महंती के लिए लड़ाई हर जगह होती है। तो ये जो लरसिंह दास, उसको जो एक कालीचरण यादव है, कालीचरण यादव एक है, वो सोशलिस्ट पार्टी का नेता है, लिख लीजिए। तो वो कालीचरण यादव ये लरसिंह को मारकर भगा देता है, ठीक है। और ये जो क्या कहते हैं रामदास महंत बन जाता है। तो महंत बनने के बाद, हाँ, अभी हम लोग सेवादास के बारे में पात्र परिचय लिख रहे थे ना,
उसके बाद रामदास, रामदास सेवादास का चेला, सेवादास की मृत्यु के बाद महंत बनता है। और वह सोचता है कि भाई लक्ष्मी तो महंत की दासी है, तो अब मैं महंत बना हूं तो मेरी दासी बनेगी, मैं उसके साथ शारीरिक खेल करूंगा। लेकिन लक्ष्मी समझदार हो चुकी है और शुरू शुरू में तो कष्ट होता ही है, लेकिन धीरे धीरे वो अभ्यस्त हो चुकी है और वह कोठारीन है, क्योंकि कोई महिला और है नहीं मठ में, तो वह कोठारीन मतलब सारी संपत्ति जो है मठ की उसके जिम्मे है। और सेवादास उसको बार बार, ये जो क्या बोलते हैं, रामदास उसको बार बार बात बेबात के बुलाता है और वो आती नहीं है। और उसका प्रेम किससे है, उसको जो शुरू में सेवादास के रहते हुए जो सहानुभूति किससे मिली है, जो गांव का जो नेता है बालदेव, नीतिवान व्यक्ति है, उसकी जो सहानुभूति उसको मिली, उससे यह उसके प्रति आकर्षित है। और सेवादास के मरने के बाद उसका आना जाना अधिक बढ़ता है बालदेव का, और वो उसको वो देती है क्या पढ़ने के लिए, बीजक। उसके कबीर की वाणी जो है उसमें संकलित है ना, तो बीजक देती है पढ़ने के लिए, और वो आता है पढ़कर जाता है। इस तरह से उनमें आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। फिर एक है फुलिया। गांव का वर्णन है ना, यहाँ कोई नायक नहीं है, कोई नायिका नहीं है। गांव का जो चित्र है, यहाँ से वहां से कई जगहों से कुछ कुछ चित्र पात्रों को लेकर उपन्यास का ताना बाना बुना गया है। तो एक फुलिया का परिवार है, वह बाल विधवा है और उसके माता पिता कुछ काम धंधा नहीं करते और उसको मजबूर करते हैं दूसरे मर्दों के पास उनको खुश करने के लिए, और वो जो अर्थ आता है पैसा, उसी से ये लोग गुजारा करते हैं। तो जो लोग आते हैं इस लड़की के पास, उनमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, सारे लोग गंदे स्वभाव के थोड़े ही होते हैं। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जिनको शारीरिक आवश्यकता है इसलिए आते हैं, लेकिन नैतिकता उनमें है, वो सहायता करना चाहते हैं और सच्ची सहायता करना चाहते हैं। तो ऐसा एक आदमी है खलासी। खलासी तो हम लोग उसको बोलते हैं जो ट्रकों से या रेलगाड़ी से जो माल ढुलाई में सहायता करते हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी का नाम खलासी हो। ठीक है, यहाँ खलासी सिर्फ लिखा है, वो काम क्या करता था वो नहीं लिखा है। तो खलासी को वो चाहती है, खलासी उससे प्रेम करता है। उसने कई बार ये फुलिया के माता पिता से उसने अनुरोध भी किया है, प्रस्ताव दिया है कि मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन उसके माता पिता टाल जाते हैं। मुफ्त की कमाई मिल रही है बेटी की, तो वह फुलिया जो है माता पिता से तो कुछ कह नहीं पाती, अपनी मामी से मन की बात खोलकर बोलती है कि मामी इस तरह से कितने दिन चलेगा। और वो बेचारा जो क्या नाम है खलासी, वो कई बार आ चुका, तो आखिर वह
कितने दिन दौड़ भाग करेगा, बंद कर देगा। बेटा कक्षा में हूँ, कक्षा में 8 बजे तक। आप कॉल क्यों नहीं करते बाद में? मैंने उस दिन कॉल किया, कितना आपने नहीं उठाया। ठीक है, 8:30 9 बजे कॉल करना, नहीं तो कल सुबह बात करते हैं। तो वो खलासी कितनी बार दौड़ेगा? उसको क्या लड़कियों की कमी है क्या? मैं तो विधवा हूं और ऐसे दलदल में फंसी हुई हूं, फिर भी वो मुझे लेना चाहता है। वो और कहीं शादी कर लेगा। तो गांव की एक बूढ़ी काकी है, वह बूढ़ी काकी, वो मामी शायद बात करती है किसी किसी से, वो बूढ़ी काकी उस करती है आकर के, किसको? फुलिया की माँ को। फुलिया की माँ को लताड़ती है। कहाँ पर है वो, मैं बताता हूँ। आप लोगों को अध्ययन कैसे करना है, मैं कैसे आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूं आपका अध्ययन वैसे ही होगा। हाँ, ये मैं आपको बताऊंगा। बूढ़ी काकी, पृष्ठ संख्या 17 में 16 और 17, पृष्ठ संख्या 16 और 17 में 16 का अंतिम अनुच्छेद और 17 का पहला अनुच्छेद, यहाँ फुलिया का वर्णन है। फुलिया की स्थिति, उसकी मामी से उसकी शिकायत, और बूढ़ी काकी का जिक्र है 17 के प्रथम अनुच्छेद में। वो क्या कहती है? फुलिया की मां से कहती है, अरे फुलिया की माए, तुम लोगों को न तो लाज है और न धर्म। कब तक बेटी की कमाई पर लाल किनारी वाली साड़ी चमकाओगी? लाल किनारी वाली साड़ी, देहातों में लाल किनारी, किनारी किसको बोलते हैं? उड़िया में धड़ी, नीचे जो मोटा एक मोटी परत रहती है ना, साड़ी फटेगी नहीं जल्दी, धड़ी। तो लाल किनारी वाली साड़ी चमकाओगी बेटी की कमाई पर। आखिर एक हद होती है किसी बात की। मानती हूं कि जवान बेवा बेटी दुधार गाय के बराबर है। बेटी अगर विधवा बेवा हो गई है, विधवा हो गई है और जवान भी है, तो वो दुधार गाय है। यह जो दुधार गाय के बराबर है, यह बूढ़ी काकी बोल रही है। काकी तो बूढ़ी हो गई, अब उसमें नैतिकता का स्तर कितना है? वह नैतिकता दिखाते हुए डांट रही है, लेकिन साथ भी बोल रही है कि जवान बेवा बेटी दुधार गाय के बराबर है। मगर इतना मत दूहो कि देह का खून भी सूख जाए। समझ गए? तो महिलाओं के लिए देखिए, भारतीय संस्कृति में जितना सम्मान है उतनी ही गंदगी है। शास्त्रों में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, और यह ऊंचा स्थान हमें देखने के लिए मिलता है कहाँ? मुनि ऋषियों की कुटिया में, ऋषि मुनियों की कुटिया में। ऊंचा स्थान मतलब वो शास्त्रार्थ करती हैं, अतिथि अभ्यागत आते हैं तो उनके साथ बैठती हैं, विचार विमर्श करते हैं। आपने पढ़ा होगा अपाला विश्वबारा, हाँ, क्या इस तरह से उन लोगों ने गणित के सूत्र भी बनाए थे, हाँ, और वेद मंत्रों की भी रचना की थी। लेकिन
सामाजिक स्तर पर महिला को भोजन पकाना है, नदी से पानी लाना है, कपड़े धोने हैं, जो जिम्मेदारियां सारी की सारी देखा खींचती रहे। वो महापुरुष भी हो, पुरुष भी महान हो सकता है, स्त्री भी महान हो सकती है, लेकिन का बंटवारा स्पष्ट है। ये महिलाएं यही काम करेगी और पुरुष जो है वो बाहर का काम सारा करेगा। बाहर से कुछ सामान लाना है, कमाई करनी है, कहीं खेत जोतना है, वो सारा काम पुरुष करेगा, सहायता स्त्री करेगी। पुरुष प्रधान अवस्था है, लेकिन उसके अंदर भी का सम्मान कुछ कम नहीं है। लेकिन जो आर्थिक तौर पर निचला तबका जो है, की स्थिति बहुत ही दयनीय है और सबको खिलाकर अंत में तो भूखी सोएगी। घर में मिठाई आई तो बेटी अगर तो उसको समझा दिया जाएगा, भैया है ना, तो तेरी शादी होगी, ये तो जाएगा तुझे लेने, क्यों उसे गुमान करती है, तेरा भैया है ना। समझा बुझा के उसके लिए और मिठाई रख देते हैं। ये तो परिपाटी है। और मैं कह रहा था कि ताकि ये जो वाक्य बोले हैं, मैंने ये भूमिका इसलिए दी थी कि कुछ गावली ऐसी है जिसे हम मुंह पर नहीं लाना चाहते। विवाह होने के बाद महिला मानो अगर जवान है तो वह सार्वजनिक संपत्ति जैसी लोग इस पर उसको समझते हैं और एक विशेषण दिया गया है, आप लोग जानते हैं। और उसमें उस महिला के मन में भी तो विधवा होने के उसके मन में भी कुछ बैठ जाती हैं और उस कुंठा के कारण भी वह कदम उठाने के लिए हो सकता है कि आगे बढ़ती हो। तो
आवाज आ रही है? आ रही है सर। वो कनेक्शन कट जाता है बेटा, क्या करेंगे। तो लैब में हूँ, कंप्यूटर लैब में यूनिवर्सिटी का, यहाँ पूरा वाईफाई है। तो ये जो वाक्य, दो वाक्य हैं, इन वाक्यों को आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, बूढ़ी काकी जो समझाती है, समझाती तो है, लेकिन फिर भी यह बात कैसी है, इसमें बूढ़ी काकी की थोड़ी सी चालबाजी भी हो सकती है। ये जो बात वो बोल रही है, बेटी दुधार गाय है, यह मैं समझता हूं कि वैसी ही बात होगी जैसे हमारे वो वरिष्ठ अधिकारी ने गांव में जो गोपाष्टमी के अवसर पर जाति के आधार पर अलग अलग पंक्तियां कलश यात्रा की बनाने के लिए राजी हो गए। पहले आए तो सही रास्ते पर, बगल में पास में तो बैठे आकर। तो उसी तरह से ये अगर कटु बातें बोलेगी, हो सकता है कि उसकी माँ चिढ़ जाए। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी कूटनीति भी हो सकती है बूढ़ी काकी की, कि उसके ये जो फुलिया की माँ के मन में जो लोभ है, पैसों के लिए लोभ है, तो उसके मन में जो बात है, उस बात का परोक्ष रूप से थोड़ा सा समर्थन करते हुए वह बोल रही है कि ठीक है, ऐसा है, लेकिन इतना मत दुहो कि वो सूख जाए, अब तो उसको छोड़ दो। मतलब समझाने के लिए उसने यह बहाना लिया होगा, यह भी संभव है। और दूसरी बात है कि गांव देहात में इन बातों को कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। हमारा देखा हुआ है, जो लड़की जवानी में विधवा हो जाती है, उनमें से बहुत सारी लड़कियां इसी तरह से अपना जीवन यापन करती हैं। उनके माता पिता या अड़ोस पड़ोस कोई मना नहीं करते, मैंने देखा है। तो खैर, यह बात हो गई फुलिया की। अब आइए कालीचरण, कालीचरण यादव इनका नाम है। ये हैं सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं गांव में, ठीक है। और इनके भी गलत संबंध हैं किससे। एक मास्टरनी है मंगला देवी, उनसे इनका प्रेम है। अब प्रेम प्रसंग को गलत कहेंगे, सही कहेंगे, नैतिकता अनैतिकता क्या कह सकते हैं। ये जो प्रेम भाव है, जो आकर्षण है, यह ईश्वर का बनाया हुआ है। और नैतिकता पर ईश्वर के शासन वाले को दबाने का प्रयास किया गया है। ब्रह्मचर्य, सतीत्व, वो पवित्रता, इस तरह से कई प्रकार के विशेषणों से इस यौन व्यापार को दबाने का प्रयास किया गया है, कुंठित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन जो लोग यह नियम बनाते हैं, जो लोग यह नियम बनाते हैं, वही लोग इसका उल्लंघन भी करते हैं। बाहर कुछ हाथी के दिखाने के दांत, हाथी के खाने के दांत। उल्लंघन क्यों करते हैं? क्योंकि यह ईश्वरीय नियम है। ईश्वर ने सृष्टि जो बनाई है,
उसका आधार यही है, नर और मादा का आकर्षण। इसलिए जितने नियम नैतिकता के नाम पर बनाए जाते हैं, वो सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं और ऐसे काम हो जाते हैं जिन्हें समाज विरोधी नाम दिया जाता है। आप देख लीजिए, हमने नागालैंड में देखा है, वहां मुक्त समाज है, कोई बंदिश नहीं है, कोई किसी के साथ जाए, घूमे फिरे, कुछ भी करे, घर के अंदर बाहर कहीं भी। लेकिन विवाह होने के बाद जब शादी हो जाती है, किसी लड़के से लड़की बन जाती है, तो वो लड़का भी बंधन में आया है, वो लड़की भी बंधन, उसके बाद कहीं और नहीं इधर उधर होना। और लड़का कहीं भाग जाता है लड़की को छोड़कर, तो वह 1 साल तक इंतजार करेगी, कहीं कुछ नहीं, एकदम सात्विक रूप से रहेगी। 1 साल जिस दिन पूरा हो जाएगा, उस दिन समाज उसको मुक्त कर देगा। तो अलग अलग समाज में अलग अलग रीति रिवाज हैं। आदिवासी समाजों में अलग अलग, आदिवासी समाज में अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज हैं। सवर्णों में भी दक्षिण भारत में विवाह के लिए अलग नियम है। यहाँ उड़ीसा में, हमारे यहाँ आप खुर्दा जिला से ऊपर आ जाओ, इधर अलग नियम है। बालूगांव से नीचे चले जाओ, आंध्र प्रदेश के आसपास, वहाँ से नियम बदल जाते हैं। मामा की लड़की हमारे यहाँ बहन होती है, उससे विवाह नहीं हो सकता। और उधर नियम है कि वो मामा की लड़की जो है, वह मामा का बेटा ना, ऐसे कुछ है, वो पहला कैंडिडेट है। अगर नहीं है तो फिर दूसरे से शादी करनी है। तो इस तरह से सामाजिक नियम बदलेंगे। लेकिन कालीचरण का जो रिश्ता है मास्टरनी से, ठीक है, उसके बारे में इस उपन्यास में जिक्र है। और एक है बावन दादू। बावन दादू एक नाटे से आदमी है, 1.5 फुट है, 1.5 हाथ का, 1.5 हाथ का मतलब 2.5 फुट का आदमी होगा। ये उपन्यास में ऐसा लिखा है। तो उसमें ये सच्चे कांग्रेसी हैं, नीतिवान हैं। और इस उपन्यास में जितने भी जनसेवक हैं वो अनाथ हैं। जितने भी जनसेवक हैं वो सारे के सारे अनाथ हैं, ठीक है। तो ये बावन दादू भी अनाथ है। इसका माता पिता कौन है कुछ पता नहीं है। फिर बालदेव के बारे में मैंने बताया, लरसिंह दास के बारे में मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ पर उपन्यास का जो ताना बाना है, कुछ और चीजें मैं बता देता हूँ, बाकी घटनाएं बाद में ये करेंगे। यहाँ पर जिक्र उपन्यास में होली का उत्सव मनता है गांव में, तो लोग शराब पी के, मतलब शराब मतलब कौन सा शराब, तो जो ताड़ी, खजूर का रस, ठीक है ना, वो सब पीते हैं और खूब नाच गाना होता है और लोक गीतों की धुनों पर लोग नाचते हैं, मिठाइयाँ बंटती हैं, ठीक है। और उन गीतों में अश्लीलता है और होली के समय थोड़ी बहुत छेड़छाड़ भी मान्य है। उसके लिए कोई किसी का अपमान नहीं करता। ये सब होली के बारे में है।
फिर ये जो कई प्रसंग ऐसे हैं देखो, लोक गीतों में अभिव्यक्त लोक संस्कृति कुछ 17 पर है। यहाँ इस गांव में एक उत्सव मनाया जाता है। जो विवाह के योग्य लड़के हैं और लड़कियां हैं, वे उस मेले में जाते हैं। उस मेले का नाम है सभा गाछी। सभा गाछी लिख लीजिए। आप लोगों ने ऐसा मेला देखा है कहीं? नहीं सर। नहीं सर। सुना है? नहीं नहीं। सर। हमने देखा है, सुना है। कलाहांडी जिले में एक धांगड़ी नाच होता है। वो मेला ही है। किस अवसर पर एक संबलपुर इलाके में होता है कि नहीं मुझे पता नहीं। तो वहां जितनी जवान लड़कियां हैं अविवाहित, वो लड़कियां उस मेले में जाएंगी और लड़के भी जाएंगे। तो वहां वे लोग नृत्य करेंगे आपस में मिलकर, और जब नृत्य करेंगे उनमें से लड़का क्या करेगा, किसी जिस पर उसका मन है उसको खींच कर ले जाएगा। कहाँ? अपने घर ले जाएगा, उस नृत्य स्थल से। ठीक है? तो लड़की वाले जाएंगे, लड़की को ले गए हैं ना, तो लड़की वाले पूरे जाएंगे, वहां लड़ाई होगी। लड़ाई होगी, अगर लड़के वाले जीत गए तो वो लड़की उनकी बहू बनेगी। अगर हार गए तो लड़की वापस आ जाएगी। ठीक है? अक्सर लड़ाई सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। ठीक है? दिखावे के लिए लड़ाई होती है, छोटा मोटा करके फिर वो जानबूझ के हार जाते हैं और वो शादी ब्याह हो जाता है। तो ये चीज अभी भी है। ठीक है? तो मैं ये धांगड़ी नाच देखा था कब? 1987 86-87 में देखा था। अभी कितने साल हो गए? 50 साल हो गए, 40 साल हो गए ना। तो लगभग ये जो उपन्यास है ये 1956 का है। तो ये सामाजिक परंपरा चलती रहती है। ठीक है? फिर इसमें देखिए, इसमें जो लोक गीतों का देखिए, चढ़ली जवानी मोरा संग कड़के से, कब हुई है गवना हमार रे भौजिया। लोक गीतों में लड़की अपनी भौजी से कहती है कि जवानी चढ़ गई है हमारे ऊपर, बहुत कड़के से, मतलब बहुत कड़क जवानी आ गई है भौजिया, कब हुई है गवना हमार। गवना मतलब शादी, विवाह। ठीक है? दिनक दिनक धा तिरकट धिन्ना, दिनक दिनक ता तिरकट धिन्ना, ये सब जो है लोक गीतों के बोल हैं। ठीक है? तो इस तरह से
नयना मिलानी करी ले रे सैया, नयना मिलानी करी ले, ए सैया तू आंखों से आंख नजरें मिला ले, आंखें चार कर ले। अब की बेर हम नैहर रहबो, जे दिल चाहिए से करी ले। इस बार मतलब ये क्या है, विवाहेतर संबंध है। वो कहती है कि अब की बार मैं मायके जाऊंगी तो जो दिल चाहे वो कर लेना। होली में, होली का गीत है ये, रोमांस, रोमांस स्वीकृत है होली में, ठीक है। ये सब ऐसी ऐसी चीजों को आप लोग सब कुछ 2-4 लोक गीतों के बोल याद कर लेंगे, ठीक है। समय कितना है, आधा घंटा है। मैं आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है वो बताऊंगा, ठीक है। उस समय कांग्रेसियों का हाल क्या था? कांग्रेसियों का हाल आजादी से पहले भी ये राहुल गांधी जैसा था, ठीक है, लूट खसोट वाला। तभी से ये लोग सीख चुके हैं। उसका एक लोकगीत है, देखो, जोगीड़ा जोगी जी ताक दिन दिन, चरखा का तो खदड़ पहनो, रहे हाथ में झोली, दिन दहाड़े करो डकैती, बोल सुराजी बोली, मुंह से सुराज की बात करो लेकिन दिन दहाड़े डकैती करो, चरखा काटो खदड़ पहन लो, मुंह से स्वराज की बात करो और दिन दहाड़े डकैती करते रहो, ठीक है। ये उस समय भी छोटे से गांव में, मेरीगंज के जैसे गांव में भी कांग्रेसियों का, सबका नहीं, उसमें जो नैतिकता वाले हैं, ये जो बावन दादू और ये क्या कहते हैं उसका नाम, बालदेव, इन दोनों को छोड़कर, और ये डॉक्टर प्रशांत, बाकी जितने हैं वो सब ऐसे ही हैं, ठीक है। तो उससे पहले क्या जमाना था, मतलब लगभग 30-40 वर्ष पहले क्या जमाना था, उसमें वर्णन है, देखो। अरे चमके मंदिरवा में चांद, चमके मंदिरवा में चांद, मस्जिदवा में बंसी बजे। मंदिर में चमके चांद, चांद किसका प्रतीक है? मुसलमानों का। मस्जिद में बंसी बजे, बंसी किसका प्रतीक है? भगवान कृष्ण का। अरे चमके मंदिरवा में चांद, मस्जिदवा में बंसी बजे, मिली रहू हिंदू मुसलमान, मान अपमान तजो, ठीक है। इसमें पृष्ठ संख्या भी दिया हुआ है आपकी किताब में, कौन सा लोकगीत या अंश उपन्यास के कितने नंबर पृष्ठ से आया है वो भी दिया हुआ है। तो आप अगर उत्तर लिखते समय पृष्ठ संख्या अगर लिख सकेंगे तो वह एक ऑथेंटिक बन जाएगा, प्रामाणिक बन जाएगा कि हाँ इस विद्यार्थी ने उपन्यास को पढ़ा है। अच्छा, अब शुभश्री चली गई क्या? शुभश्री नहीं सर, है? नहीं सर, मैं हूँ। हाँ, जी सर। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मैंने पहले भी बताया था लेकिन आप लोग भूल गए या उस दिन तुम नहीं होगी कक्षा में। पहले कक्षा में मैंने बताया था आप लोगों को। अच्छा, एक विद्यार्थी ने लिखा था कि मुझे सेकंड पेपर दूसरा खंड नहीं मिला है। किसने पूछा था? दूसरा खंड किताब मैंने। किताब का दूसरा खंड किसने पूछा था? सर मैंने। अच्छा, दोनों प्रश्न आपके ही हैं।
आपको मोटी किताब मिली है? जी सर। और जी सर। मोटी किताब मिली है या 60-70-80 की पृष्ठों वाली किताबें? ये जी तीसरा सर, खंड मोटी जो है, वाली। आपके पास तीसरा खंड है क्या हाथ में? देखो, आपको ऐसे देखना है, जिनको मोटी किताबें मिली हैं, आजकल क्या करते हैं, ये पतली पतली किताबें जो 80-90 पृष्ठों की, एमएचडी 3 में 6 खंड हैं। एमएचडी का पाठ्यक्रम 6 खंडों में विभक्त है। तो 6 पतली पतली किताबें आपके पास आई होंगी, लेकिन आजकल उसको क्या करते हैं, 3-3 खंडों को इकट्ठे बांधकर 2 मोटी किताबें भेजते हैं। लेकिन आपको कैसे देखना है? आपको इकाई के हिसाब से देखना है। पहला खंड इकाई 1, 2, 3, 4, हाँ, या 5, 6 इकाई संख्या के अनुसार एक खंड में 6-7 इकाइयां होंगी। ठीक है। तो दूसरे खंड में मान लो पहला खंड इकाई संख्या 4 में 7 में 3 में खत्म हुआ मान लो, तो दूसरा खंड इकाई संख्या 4, 5, 6 ऐसे होगा। अब ये जो मेरे पास तीसरा खंड है, यह इकाई 8 से शुरू हुआ है। इसका मतलब है दूसरी इकाई, दूसरा खंड जो है उसकी अंतिम इकाई होगी कितनी? 7। ठीक है ना? समझ गए मेरी बात को? आप इकाई के हिसाब से देखो। अगर इकाई आपके पास कोई नहीं है, पूरी किताब को देखिए आप शुरू से, जितनी किताबें आई हैं उसमें इकाई की संख्या एक के बाद एक के बाद लगातार चलनी चाहिए। एक पाठ्यक्रम में 20 इकाइयां होती हैं। ठीक है? समझ में आ गई बात? 16 से 20 इकाइयां होंगी एक पाठ्यक्रम में, 4 क्रेडिट। तो उसमें आपको क्या करना है, अगर कोई इकाई नहीं है मुझे बोलिए, मैं भेज दूंगा। मुझे ईमेल एड्रेस देना, मैं भेज दूंगा। या बोलेंगे तो आप लोग अगर ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं, ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है? और आप लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारी उम्र कितनी हुई? हम कितने साल जिएंगे? हम तकनीक के पीछे पीछे भाग रहे हैं, जवान बच्चों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, वो सारा हमें सीखना पड़ रहा है। एक समय था हमें ईमेल लिखना नहीं आता था, व्हाट्सएप भी नहीं जानते थे, बटन वाले मोबाइल से काम चलाते थे। लेकिन हमारी आवश्यकता है, हमें कमानी है, पैसा कमाना है, हमें विश्वविद्यालय में पढ़ाना है। तो जो जो तकनीकी चीजों की आवश्यकता है, उन तकनीकों को हम हासिल करते हैं, सीखते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आप लोगों के लिए आवश्यकता क्या है? आप लोगों ने रेगुलर कोर्स के बजाय दूर शिक्षा को चुना है। दूर शिक्षा में ऑनलाइन काफी काम होता है। आप लोगों ने एडमिशन लिया ऑनलाइन। कुछ बच्चे स्वयं प्रयास करके सीख लेते हैं, कुछ लोग भागते हैं जाकर के कहाँ, साइबर कैफ में, कोई इग्नू के सेंटर में भागते हैं, उनसे बोलते हैं कि सर हमारा एडमिशन करवा दीजिए। क्यों?
मोबाइल में सारे एप्लीकेशन आजकल आ गए हैं। आप लोगों से अधिकांश कोई इक्का दुक्का बच्चा होगा जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होगा। आप लोग प्रयास करके क्यों नहीं, जब जितना समय वीडियो देखने के लिए फालतू फालतू चीजें, वो शॉर्ट्स देखते हैं, क्रिकेट गेम देखते हैं, उतना समय क्यों नहीं लगाते तकनीक सीखने के लिए? फेसबुक चला लेते हैं, हाँ, इंस्टाग्राम चला लेते हैं, उसमें अपना शॉर्ट्स भी डाल देते हैं। लेकिन एक वेबसाइट से, इग्नू के वेबसाइट से पाठ्य पुस्तकें सब उसमें पूरा डाला हुआ है, आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते। कमी कहाँ है? इच्छा शक्ति की कमी है, समय है। समय को मैं शुभश्री गलत नहीं समझना, आप सबकी जीवनचर्या कैसी है मैं नहीं जानता, आपकी पारिवारिक सामाजिक स्थिति कैसी है, आपको समय मिलता है कि नहीं मैं नहीं जानता। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। हो सकता है कि किसी विद्यार्थी के परिप्रेक्ष्य में मेरी बातें गलत हों, मुझे माफ कर देना, लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों की स्थिति ऐसी है जो मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों को सीखना है। आप उसमें इग्नू ऑफिशियल वेबसाइट डालेंगे, लिख देंगे गूगल में, आ जाएगा सामने। इग्नू के नाम से कई फर्जी वेबसाइट चलते हैं, इग्नू हेल्प, इग्नू बादशाह, ऐसे क्या क्या सब चलता है। लेकिन सरकारी वेबसाइट जो होगा उसमें अंत में IN होगा। इन का मतलब समझते हैं? इन इंडिया, इंडिया का एब्रिविएशन है इन, AC.in होगा। AC का मतलब है एकेडमिक्स, AC एकेडमिक्स का शॉर्ट फॉर्म है AC। एकेडमिक का स्पेलिंग क्या है? ACADEMIC है ना। तो जिसमें AC.in लिखा होगा वही यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट हो सकता है। उसमें क्लिक करेंगे तो उसमें आ जाएगा ये ज्ञान कोश, क्या क्या सब आएगा। आप मान लीजिए नहीं जानते हैं कि कहाँ पर मिलेगा, क्या किताबें कहाँ मिलेगी, तो आप अंदाजा लगाइए जो जो उसमें है लिखा हुआ है। अगर ज्ञान कोश लिखा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि इसमें ज्ञान का भंडार है। तो आपके लिए ज्ञान कौन सा है? वो किताबें हैं, आप उसको क्लिक करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखो शुभश्री, मेरे पास सारा मौजूद है, जिस लैपटॉप से मैं क्लास कर रहा हूं मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं भेज सकता हूं। लेकिन मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूं कि सीखो। अगर नहीं कर सकोगी मुझे बताना, मैं डांटूंगा नहीं, मैं भेज दूंगा। तुम ग्रुप में आ गई हो ना? जी सर, जी आ सर, गई ग्रुप हो? में हूँ। जी सर। मैं ग्रुप में डाल दूंगा ताकि दूसरे विद्यार्थी भी ले सकें। लेकिन मेरा अनुरोध है, बल्कि प्रार्थना है आप लोगों से, आप लोग स्वावलंबी बनो। ठीक है, स्वावलंबी जितना बनेंगे, आपको अभी 60-70 साल जीना है, स्कूल टीचर बनना है, कॉलेज में पढ़ाना है। बिना तकनीक के आप आगे नहीं बढ़ सकती, जिंदगी बिल्कुल थम जाएगी। सही आपको बात है नौकरी सर। नहीं देंगे कोई। आजकल टीचरशिप के लिए आपकी बीएड वगैरह या जो भी डिग्री के साथ साथ कंप्यूटर ज्ञान पूरा आवश्यक है। कंप्यूटर की परीक्षा लेते हैं, आप क्वेश्चन पेपर खुद टाइप कर सकते हैं कि नहीं, आप पाठ्य पुस्तक खुद लिख सकते हैं कि नहीं। हमारे विश्वविद्यालय में हम लोग पाठ्य पुस्तकें लिख रहे हैं एमए की, और खुद लिखेंगे, खुद टाइप करेंगे, उसकी सजावट खुद करेंगे। हमारे हाथ से पब्लिशर के
छापाखाने में, प्रेस में जाएगा, बीच में कोई लेआउट डिजाइनर नहीं है। आप सोचो कितना कठिन जीवन है। आप लोगों को, हम लोग तो उत्तरावस्था में पहुंच गए हैं। मैं तो बुढ़ापे में नौकरी कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्चुअल पर। आप लोगों को रेगुलर नौकरी करनी है, आपको कोई सहायक नहीं मिलेगा। पहले जैसे एक अधिकारी के पास एक क्लर्क बैठता था, एक पियोन बैठता था। भाई एक काम के लिए 2-3 आदमी क्यों? क्या वो चिट्ठी खुद नहीं लिख सकता? जो अधिकारी डिक्टेशन दे देता है, क्लर्क को बुलाता है, वो स्टेनो को बुलाता है, वो आता है, डिक्टेशन लेके जाता है, वो टाइप करके दिखाता है। ये सिर्फ बैठ के हकीमी दिखाएगा और सिग्नेचर कर देगा। क्यों? इतना पढ़ा लिखा है, अपनी चिट्ठी खुद नहीं लिख सकता। ये भारत पीछे हो रहा है, ये अंग्रेजियत के कारण। तो दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, शुभश्री मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप एक दिन आप प्रयास करो, देखना अगर आपको सफलता मिल गई तो आपके मन में कितना बड़ा आनंद आएगा और एक जोश आएगा। और दूसरी बात है कि जो बड़ी बड़ी किताबें हैं मोटी मोटी, आप इनमें इग्नू का पाठ्यक्रम बहुत कम है। आप जो बोल रहे हैं कि इतनी किताबें, आप रेगुलर कोर्स में कितनी किताबें होती हैं जो रेगुलर कॉलेज में जाते हैं? तो मैं रेगुलर से तो नहीं, मेरे मतलब प्राइवेट में काम पढ़ा हूँ बीए, लेकिन वही रेगुलर की किताबें हमने पढ़ी हैं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हाँ, ये मोटी मोटी किताबें 500-600 पृष्ठों की, एक नहीं 4-5, 8-10 पाठ्य पुस्तकें हैं। आपके जितने उपन्यास हैं, वो उपन्यास आप अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो पहली कक्षा में मैंने बताया था, ये जो पतली पतली किताबें हैं, आपको इकाइयों के, एक उपन्यास के लिए 2-3 इकाइयां हैं। एक इकाई 5-7 पृष्ठों की है, मतलब 30 पृष्ठ आप पढ़ लेंगे तो एक उपन्यास का सारा खाका आपके दिमाग में आ जाएगा। अब बताओ, 250 पृष्ठों की जगह, उपन्यास की 250 पृष्ठों की जगह आप अगर 30 पृष्ठ पढ़ रहे हैं और उस उपन्यास का सारा चित्र आपके सामने आ जाता है लेखक परिचय के साथ। उपन्यास में क्या लेखक परिचय मिलेगा? उसको फिर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये 30 पृष्ठ नहीं पढ़ सकते। 30 पृष्ठ मत पढ़ो, शुरू के 10 पृष्ठ पढ़ो, शुरू की 2-3 इकाइयां पढ़ो, 2 इकाइयां या 3 इकाइयां। उसमें जो मुख्य प्रसंग है, बाईं तरफ जो हाशिया है उस पर लिख दो, या कोई नोटबुक में लिख लो, पृष्ठ संख्या लिखते जाना। कैसे अध्ययन करना है मैं बता रहा हूं। और उसके बाद उड़ती नजर से बाकी जो पृष्ठ हैं, उड़ती नजर से आपको कुछ कुछ पढ़ना है। जैसे भाषा शैली पर प्रश्न आएगा तो भाषा शैली पर एक इकाई होगी, उसको थोड़ा देखेंगे, उसमें से कुछ कुछ उदाहरण लिख लेंगे। आपको लोक साहित्य, लोक गीतों का जो परिवेश है गांव में, लोक गीतों के बारे में इसमें अलग से इकाई है, उसको पढ़ेंगे। मैंने जैसे पढ़ाया 2-4 लोकगीतों का आपने लिख लिया, और लोकगीत किस प्रसंग में गाया जाता है और उस समय क्या क्या कार्य होते हैं, किस तरह से लोगों का आचरण होता है, वो सारा थोड़ा थोड़ा अगर देख लिया, आपने नोट्स बनाया। अगर नोट्स बनाए तो आपकी सफलता कहीं नहीं गई, 60-70% आप आराम से ला सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? शुभश्री, समझ में आ रहा है? जी सर। आपको उपन्यास खरीदने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो कितना हट गया आपका?
आपके 5-6 उपन्यास हैं, 5 उपन्यास हैं। 5 उपन्यास जो हैं, आपका अध्ययन कितना, कम से कम 3-4 हजार पृष्ठों का अध्ययन खत्म हो गया कि नहीं? तो आप पतली पतली किताबें पढ़ेंगे। और कहानी को मैं कहानी विविधा को पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। और अगर विविधा को नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा। जिस तरह से ये उपन्यासों के बारे में पतली पतली किताबें हैं, उस तरह से कहानियों पर भी इकाइयां हैं। आप उनको पढ़ लेंगे तो लेखक परिचय भी मिल जाएगा, उस कहानी का सारांश भी मिल जाएगा और उसकी मुख्य बातें भी मिल जाएंगी। आप विविधा मत पढ़ो। लेकिन पतली पतली किताबें जो हैं, 6 किताबें हैं, वो 6 किताबें नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप क्या चाहते हैं? कितना एमए की पढ़ाई है तो क्या ये प्राइमरी स्कूल के जैसे किताबें होंगी? कुछ तो अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने शॉर्टकट पूरा बता दिया। फिर दूसरा शॉर्टकट है, यह अध्ययन, इतना मैंने बताया, अध्ययन अगर पूरी तरह करना है तो इतना करने से आपका पूरा अध्ययन हो जाएगा। बाकी परीक्षा की तैयारी, मैंने शुरू में कहा था कि 3 साल के प्रश्न पत्र इग्नू के वेबसाइट से डाउनलोड करो। डाउनलोड तो आपको सीखना पड़ेगा, वेबसाइट कैसे सर्च करते हैं जानना पड़ेगा। कल को आप रिसर्च करेगी, पीएचडी करेगी, तो आपको सामग्री कहाँ से मिलेगी? आपको गूगल सर्च में, क्रोम में जाना पड़ेगा। आपका प्रश्न जो है उसको पूछेंगे, उसको लिख देंगे, वो कुछ बहुत सारे पोर्टल आपको दिखाएगा, उसको खोल खोल के उसमें से पढ़ेंगे, पढ़कर उसमें से कॉपी पेस्ट करेंगे कुछ कुछ, मतलब उसके आधार पर कुछ एक बना के फिर अपनी भाषा में लिखेंगे। सांप जैसे सांप को काट के नेवला बीच का खा लेता है, फिर पूंछ और सिर जोड़ देता है, ऐसा हम लोग सुने हैं ना, आप लोग सुने हैं कि नहीं? उस तरह से करना है। तो ये सब चीजें आपको, संगीत में कितना रिमिक्स हो गया, नए गाने पुराने गाने मिला मिलाकर पता नहीं क्या क्या कर दिया। वो लोग अनपढ़ लोग हैं जो रिमिक्स करके लाखों रुपया कमा लेते हैं। आप लोगों को वो कौशल सीखना है ना बेटा, ठीक है? 3 साल के प्रश्न पत्र आप डाउनलोड करो, उनको प्रिंट निकाल लो, प्रिंट निकालकर सामने रखो। लंबे प्रश्न और छोटे प्रश्न, संक्षिप्त टिप्पणी, व्याख्या, 3-4 प्रकार के ही तो प्रश्न होते हैं। तो एक ही किताब से, एक ही उपन्यास से कौन से प्रश्न 3 साल में आए, उनको एक खाता में लिख लेंगे या कागज पर लिख लेंगे। लंबे प्रश्नों को सुनो, 4 खाली कागज ले लीजिए, प्रश्नों का प्रिंट निकाल लिया है, एक खाली कागज पर लिखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दूसरे खाली कागज पर लिखिए संक्षिप्त टिप्पणी लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरे कागज पर लिखिए व्याख्या। ठीक है? अब एक प्रश्न पत्र को पकड़िए, अलग अलग किताब के लिए ऐसे 3-3 पृष्ठ आप बनाएंगे। पहले प्रेमचंद का गोदान पकड़ा है, गोदान के लिए 3 पृष्ठ, महिला आंचल के 3 पृष्ठ, वो क्या कहते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के 3 पृष्ठ, कहानियों के लिए भी 3-3 पृष्ठ बना लेंगे। बाद में फिर मतलब इतना सारा बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार में थोड़ी हो जाएगा संग्रह। तो आप क्या करेंगे,
ये जो 6 प्रश्न पत्र हैं 3 साल के, इनमें से गोदान पर कितने प्रश्न आए उनको पहले छांट छांट के लिख लिया, और जो प्रिंट है उसमें टिक मार्क कर दिया कि इन चीजों को हमने ले लिया। ठीक है, गोदान के सारे प्रश्न हो गए। उसके बाद फिर और 3 पन्ने लीजिए, महिला आंचल पर कौन से प्रश्न है। आप प्रश्न पढ़कर तो समझ सकते हैं ना, कुछ अनुभूज भी रह जाएगा, उसका देखेंगे, लेकिन अधिकतर आपको 70% प्रश्न कहाँ से आए हैं आपको मिल जाएंगे। आपने किताब के हिसाब से उसको अलग अलग कर लिया, छांट लिया। अब एक किताब को पकड़िए, गोदान के 3 पृष्ठ आपके पास हैं, गोदान की जो पतली किताब है उसको पकड़िए और उसमें से ढूंढ कर निकालिए उसके उत्तर और उसके नोट्स बनाइए। ठीक है, और व्याख्या जो आया होगा वो व्याख्या उपन्यास से तो हैं, लेकिन आएंगे किससे? इसी पतली किताब से। ये पतली किताब में जहां जहां कुछ डायलॉग हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा था वो फुलिया के बारे में, काकी का, हाँ, जैसे उसके बारे में क्या बोलते हैं, जो क्या नाम है वो लड़की जो सेवादास की, लक्ष्मी ना, सेवादास की दासी, महंत की दासी, जी सर। लक्ष्मी तो, जी सर। हाँ, लक्ष्मी के बारे में वो कौन, गांव का कौन बोल रहा है, मैंने आपको पृष्ठ संख्या बताई, वो व्याख्या में आ सकता है। तो इस तरह से जो उद्धरण किताब से, उपन्यास से लिए गए हैं, इनमें सब इटैलिक्स में लिखा हुआ है। आपको इटैलिक्स तो दूर से पता चलेगा ना, नॉर्मल अक्षर और इटैलिक्स अक्षर। ठीक है, तो जो व्याख्या के प्रश्न हैं उनको उनमें से ढूंढेंगे आप कहां से मिला। ठीक है, मान लीजिए गोदान, आप पहले अंदाजा लगाएंगे, मान लीजिए उसमें कोई पात्र का नाम नहीं है, उपन्यास का नाम नहीं है, कुछ आप समझ नहीं पा रहे हैं किस उपन्यास से आया है, नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उसमें जो घटना थोड़ा सा अगर है उसका आभास तो आपको मिल सकता है कि भाई ये गोदान से हो सकता है। अगर दलित समाज के बारे में है तो हो सकता है कि वो गोदान में वो जो क्या नाम है वो लड़की जो रखेल बनकर रहती है, मातादीन की सिलिया, एक ही तो है वो प्रसंग दलित समाज के बारे में। तो सिलिया का प्रसंग हो सकता है, या फिर धरती धन अपना का हो सकता है, या महिला आंचल का हो सकता है। बाणभट्ट की आत्मकथा में तो नहीं है, बाणभट्ट की आत्मकथा में दलित प्रसंग है क्या? तो आपके दिमाग में अगर आप थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे, पहले अध्ययन कर लेना है मैंने जैसे बताया, उसके बाद उन प्रश्नों को डाउनलोड करके आप अपने नोट्स बनाइए। आप बेटा मुझे याद करेंगे, आप बूढ़ा बाबा ने हमें समझाया था, देखो हमारा 70% अंक मिले हैं हमें। आई बात समझ में, या कोई संदेह है बताओ? उपमा बेटा, हाँ जी सर, आ गया समझ में। अच्छा। मैं बहुत संक्षिप्त रूप से पढ़ाता हूँ, जी और सर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने एमए की पढ़ाई कैसे की थी। बोल दूं? हाँ जी सर। इसी तरीके से
हम कॉलेज नहीं गए, प्राइवेट से पढ़े हैं, कमाते थे, घूमते थे, राष्ट्र का कार्य करते थे, रात को सोते समय थोड़ा सा बैठ के पढ़ लेते थे। और उस समय इंटरनेट नहीं था, लैपटॉप नहीं था, हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, मोबाइल ही नहीं थी हमारे पास, कागज कलम से किताब से पढ़ते थे। जी सर। कबीर ग्रंथावली खरीदी हमने, 450-500 पृष्ठों की पुस्तक है, हमने सिर्फ 50 पृष्ठ पढ़े थे उसमें से, काफी है। आपको 20 दोहे अलग अलग प्रकार के आपको याद होना चाहिए। हाँ, जी 2-4 पद अलग अलग प्रकार के याद होना चाहिए, ठीक है। जी और कवि का चरित्र कैसा है याद होना चाहिए। और लिखने की कला, आपको लिखने का, नोट्स लिखने का अभ्यास होगा तो आप फटाफट लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। आप लोग आपस में बातचीत करते हैं कि नहीं? आपस में सहेली लोग तर्क वितर्क करते हैं कि नहीं? अभी तो नहीं किया सर। तो जिस तरह से आपस में तर्क वितर्क करके अपनी बात को मनवाते हैं, उसी प्रकार से लिखना है। लिखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जी आप उसको गहराई से सोच लेते हो, अरे बाप रे कैसे लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे जैसे आप लोग बातचीत करते हैं। एक कहावत है, शुरू तो कीजिए, समझ लो हिंदी आधा रहते काम। हाँ शुरुआत हो गई तो समझो आधा काम हो गया। हाँ। आप साइकिल चलाना सीखते हो, कैसे सीखते हो? आपने बहुत अच्छा गाइड किया सर। शुरू करते हो पहले तो ऐसे पकड़ पकड़ के लेते हुए भी गिर जाते हो, हाँ। हाँ फिर भी हार नहीं मान के पेडल पर हाथ पैर रखते हो, 50 बार गिरते हो, घुटने छिल जाते हैं, फिर भी चलाते हो। वही तरीका है बेटा, हर चीज का वही तरीका है। आपका एमए को क्यों डरते क्यों है आप? डर निकाल दो, डर निकाल दो, हाथ डालो, काम हो जाएगा। जब तक हाथ नहीं डालोगे तब तक। अभी हमारे कुलपति महोदय ने दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उड़िया अनुवाद करने के लिए दिया है। पाठ्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंग्लिश में है, उसको उसका उड़िया में उड़िया करिए। अनुवाद करके हम देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने अध्ययन नहीं किया है, लेकिन हमारा उड़िया, अंग्रेजी, हिंदी तीनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ है। तो कुलपति महोदय समझते हैं कि ये आदमी कर सकता है, जी देते सर। हैं, हम करते भी हैं और संतुष्ट भी हैं वो। तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो जो पाठ्यक्रम है, हर वाक्य में 2-3 तकनीकी शब्दावली है। उस शब्द का आम साहित्य में अलग अर्थ है और वहां बिल्कुल पता नहीं क्या दूसरा अर्थ है। उसको सर्च कर करके निकालना पड़ता है, उसकी पारिभाषिक शब्दावली जो है उसका पूरा मुझे मीनिंग नीचे देना पड़ता है। हाँ, जी सर। विशिष्ट शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली के नाम पर, और उसके बाद मैं अनुवाद करता हूँ। बहुत ये मेहनत है तो सर। आपको, हाँ बहुत मेहनत कर आप तो हमसे, हम लोगों से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सर। हाँ बेटा, आप तो हम लोगों से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। नहीं करने से जिएंगे कैसे? कैसे जिएंगे बताओ? सच।
मैं एनसीईआरटी की किताबों का काम करता हूँ, मैं जी, ओडिशा सरकार का अनुवाद करता हूँ, गजट, ओडिशा गजट का अनुवाद मैं करता हूँ इंग्लिश से उड़िया। हम्म, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसके वो जो स्कूल करिकुलम, ये जो बुक्स है। करिकुलम फ्रेमवर्क वो आता है, उसका मैं उड़िया अनुवाद करके देता हूँ एनसीईआरटी को। ये सब क्या एक दिन में होता है? नहीं, ये जो महारत हमने हासिल की एक दिन का है? नहीं सर, तो बहुत कहाँ असम, नागालैंड, मणिपुर, कश्मीर घाटी, कहाँ कहाँ मैं नहीं घूमा, और उस घूमते हुए इस व्यक्ति ने इतनी महारत हासिल की है। आप लोग बेटा, मैं आप लोगों को अपनी कहानी बीच बीच में इसलिए बोल देता हूँ, हाँ, मोटिवेट होंगे सर इससे तो हम आप लोग। लोगों के मन में वो जज्बा आए हम्म, कि अगर गुरुजी ने इतना कर लिया तो हम क्यों तो नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सच, सकते? बिल्कुल सही सर। ठीक है, तो अच्छा समाप्त करते हैं। उपमा, तुमने मुझे अपना नंबर भेजा? नहीं सर, अभी नहीं भेजा सर। अभी भेजो। बता दो, अभी बता दो सर। मेरे पास कलम नहीं है। हाँ बताओ। 78। रुको रुको, मैं लिखता हूँ। हाँ, 78 7800 00 32 32 32 32 32 32 32 तीन बार 32 है 32 सर। 32 हाँ जी तीन सर। बार। हाँ जी, 780 या सेवन डबल एट जीरो? जीरो जीरो डबल जीरो हाँ हाँ, डबल जीरो 32 32 32 32 32। हाँ जी सर, तीन बार 32 32 32। अच्छा बस। बस सर। हाँ ठीक है, ठीक है। फिर आप लोग सभी जुड़ जाइए, मुझे नंबर भेजिए और ग्रुप से जुड़ जाइए। हाँ, ये जी गया सर। क्या? जी कॉल सर। गया? हाँ जी सर, गया, आया सर। ठीक, ठीक है। तो आज की कक्षा समाप्त करते हैं। तुम्हारी समस्या का समाधान हो, और अगर आपको नहीं मिलेगा तो मेरे पास पूरी सामग्री है, और मैं दिल्ली जाकर के जी सर। पूरी किताबों का सेट लेके आया हूँ 24 तक। एमएसडी 24 तक लेके आया हूँ, लेकिन बीच में किताब नहीं है मेरे पास, जी जी नहीं मेरे पास। कौन सा एमएसडी 24 के पहले कौन सा है? 16 17 18 19 20 मेरे पास नहीं है। एमएसडी 17 18 19 नहीं है मेरे। हाँ, बाकी सब है। तो सामग्री संग्रह करना चाहिए, और सारा का सारा आपको नेट में उपलब्ध है। आप जी लोग सर। डाउनलोड करना सीखिए, और इसका इंटरनेट का उपयोग सीखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नोट्स कैसे बनाते हैं, जीपीटी में नोट्स बन जाता है। तो बनाना चाहते हैं, मैंने सीखा, मुझे सीखना है, मुझे अभी भी सीखना है। एक दिन वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने के लिए एक मैडम आई थी भोपाल से, उनका प्रशिक्षण शिविर था। उस दिन मुझे दूसरे काम में जाना पड़ा, जरूरी काम था। तो मैंने उनसे जी मिलकर कहा, मैडम आपकी कक्षा मैं नहीं रह पाऊंगा, आप मुझे बताइए कि क्या बाद में आपसे मैं सहायता ले सकता हूँ? खूब खुश हो गई, बोले कि आपके अंदर कितनी विद्यार्थी का लक्षण इतना तक है। तो उन्होंने द्रौपदी महोदय को बताया कि आपके ये जो बूढ़े बाबा हैं ये ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो
उनसे उन्हें मैं उनका फोन नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने जी स्वाध्याय से सीखना शुरू किया और मैंने कुलपति महोदय को बोला कि भैया आपका जो पाठ्यक्रम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसका मैं करूंगा, मैं सीख जाऊंगा अनुवाद। सीखने की ललक है ना सर आप। इसलिए ये सब में होती नहीं ना, लोग बच्चे भी सोचते हैं। ये सब ठीक बेटा। हाँ, उपमा आज चलिए बंद सर, करते हैं प्राची। चलिए सर, प्रणाम सर, आप बहुत लोग कुछ अच्छा लगा आज बोलते क्यों आपको। नहीं, मुझे बड़ा दुख होता है। खुश रहो, खुश रहो। प्राची, सर बहुत अच्छा लगा आज। जी सर। स्वरूप रानी, बेटा प्रणाम सर। तू बात क्यों नहीं करता? आप लोग वीडियो चला के अपना दिखाते। आपकी आवाज भी कट कट के आ रही सर अब। हाँ, वो नेट कट गया। हाँ ठीक है, इसीलिए कक्षा बीच में। समाप्त करते हैं बेटा। ठीक है सर, प्रणाम सर। जी सर। खुश रहो, शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सभी सुखी रहो। थैंक यू सर। आप लोग मुझे कॉल करना, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। कॉल करना, ग्रुप में जितनी समस्याएं हैं ग्रुप में डालना। ओके सर, ओके सर।